Hello friends, good morning and welcome to all of you. This is Rajesh Kumar Singhal and I am here to present my second lecture on greenhouse effects and global warming. So friends, in the first lecture I have discussed about the some facts of climate change, which includes the effect of climate change and the role of certain international agencies in tackling the climate change and the mitigation strategies. And the important conclusion of previous slide was that the greenhouse gases are very harmful and potential gas to increase the surface temperature. So in this lecture we will discuss about some what are the greenhouse gases, how much their concentration are there, and what are their some variables like effective radio forcing, their global warming potential, their global temperature potential. And we'll start our lecture with the sunlight energy spectrum. So friends, as you know that sunlight is the important source of energy on this planet. तो आपका जो सनलाइट है वो आपका एकमात्र और इम्पोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इसकी जो मेन वेरिएबल्स है वो कौन कौन सा है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड क्वांटा। अब वेव्स है तो इसका वेवलेंथ एंड एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें दो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है, एक तो उसका सर्टेन वेवलेंथ होता है और एक उसके अंदर एनर्जी होती है। तो इट टेक 8.3 मिनट टू रीच ऑन अर्थ। तो जो स्पेस है सन है वहाँ से अपनी अर्थ तक आने में कितना टाइम लगता है, 8.3 मिनट का। तो इसके बीच में क्या होता है कि कुछ जो इसकी सनलाइट है वो तो आपन की क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड। तो ऑलमोस्ट 6% आर रिफ्लेक्टेड बाय द एटमोसफेयर, 20% बाय द क्लाउड्स एंड 4% बाय द अर्थ सरफेस। तो टोटल अप्रोक्सीमेट 30% ऑफ आपकी रेडिएशन है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, स्कैटरिंग प्रोसेस होता है। जब आपकी सनलाइट है वो आपकी अर्थ एटमोसफेयर में आएगी तो यहाँ पर आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ट्रोपोस्फियर में, बिल्डिंग्स है, आपके ट्रीज है और आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, क्लाउड है। तो उसके थ्रू भी क्या होता है, उसका स्कैटरिंग होता है। और ऑलमोस्ट 19% जो आपकी सनलाइट है वो आपकी एब्जॉर्ब हो जाती है किसमें, क्लाउड में और एटमोसफेयर में। तो वो भी आपकी अर्थ पे नहीं पहुंचेगी। तो आपकी 50% जो आपकी सनलाइट है टोटल सनलाइट का वो आपकी कितना, अर्थ सरफेस पे पहुंचती है। और यही होती है कि ये आपका क्या है, एनर्जी गेन। मतलब जो आपकी सनलाइट एक्स्ट्रा जो आ रही है वो आपकी एनर्जी गेन कर रही है, मतलब ये पॉजिटिव है। अब इसके बाद क्या होता है कि आपका जो एनर्जी लॉस है, अब किसी सरफेस में जब ज़्यादा एनर्जी हो जाती है तो वो क्या करता है कि वो उसको लॉस करता है। तो यहाँ पर लॉस किन किन प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन से होता है, या फिर कंडक्शन से हीट ट्रांसफर से हो जाता है, या कन्वेक्शन से हो जाता है, रेडिएशन ट्रांसफर से हो जाता है। और जनरली जो हीटिंग का कारण है वो है आपकी इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि इमिट करती है अर्थ। कब करती है, जब आपका सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगा और वापस जो इमिट करेगा वो लॉन्गर वेवलेंथ का होगा और उसमें हीट कंटेंट ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं सनलाइट स्पेक्ट्रम की। तो सनलाइट स्पेक्ट्रम में आप देख रहे हो कि जो जैसे हम लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग एनर्जी, सो वी कैन से दैट गामा रेज हैव हाईएस्ट एनर्जी। और जो अपोजिट साइड में राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इनका वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है। तो रेडियो वेव्स होता है उनका वेवलेंथ कितना होता है, अप टू 100 मीटर। और जबकि इन गामा रेज का कितना होता है, 0.001 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻⁹। तो ये जनरली जो वेवलेंथ की यूनिट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो गामा रेज है और एक्स रेज है वो तो जनरली अर्थ पे नहीं पहुंच पाती है क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन वहीं से हो जाता है एटमॉस्फेयर में, अर्थ तक नहीं आते। तो जो अर्थ पे मेनली प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, अल्ट्रा वायलेट, विजुअल और इंफ्रारेड गैसेस। तो जो आपकी जो अल्ट्रा वायलेट होती है उसमें भी 3 टाइप्स के होते हैं, अल्ट्रा वायलेट सी, अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट ए। तो जो इनका वेवलेंथ है वो कितना होगा, अल्ट्रा वायलेट सी का 100 to 200 नैनोमीटर, 280 to 315 नैनोमीटर एंड 315 to 400 नैनोमीटर। तो ये क्या होगा बाद में, आपकी ओजोन लेयर। जो अल्ट्रावायलेट सी होती है जो 100 to 280 नैनोमीटर की होती है वो तो आपकी ओजोन लेयर के थ्रू क्या हो जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब ये भी आपकी अर्थ सरफेस पर नहीं आती है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये भी क्या होती है, ओनली 5% ही आ पाती है, बाकी अर्थ एटमोसफेयर पे ही ये एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट आती है अल्ट्रावायलेट ए, तो ये क्या होती है आपकी 95% तक अर्थ पर पहुंचती है और यही सबसे हार्मफुल रेडिएशन है जो कि आपकी स्किन कैंसर का रीजन है। अब विजुअल रेज की बात, अब टोटल रेज की बात करें तो 5% अल्ट्रावायलेट, 28% आपका विजुअल रेज
और 67% जो इंफ्रारेड है वो आपकी अर्थ पे प्रेजेंट होती है। अब विजुअल रेज है, इसी के कारण क्या होता है, जो 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच में जो विबग्योर मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो ये रेज का आपका कलर है। जो भी हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है इन्हीं रेज की वजह से दिखाई देता है, और यही रेज रेस्पॉन्सिबल फॉर PER, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होती है, जो कि अपन के फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ये हमारा सनलाइट का स्पेक्ट्रम है। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। सो फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि इसमें द सन रेडिएशन ट्रेवल टुवर्ड्स द अर्थ। तो प्रीवियस स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे सनलाइट आपके रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और ये आपके टुवर्ड्स अर्थ पे मतलब ट्रेवल करती है। अबाउट हाफ इज रिफ्लेक्टेड और एब्जॉर्ब बाय द क्लाउड एंड एटमॉस्फेयर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नियरली 49% जो आपकी टोटल सन रेडिएशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो द रिमाइनिंग रीचेस टू द अर्थ सरफेस एंड एब्जॉर्ब बाय द लैंड एंड ओशियन। तो जो उसके बाद जितनी आपकी रिमाइन है वो आपकी अर्थ सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगी, और एब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसका क्या होगा, एनर्जी गेन हो गया। फिर उसके बाद द अर्थ इज आल्सो रिलीज हीट टुवर्ड द एटमॉस्फेयर। तो इसके बाद क्या करेगा, जो अर्थ है वो भी हीट क्या करेगा, आपके एटमॉस्फेयर की तरफ रिलीज करेगा। एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस इज सम ऑफ हीट पास डायरेक्टली थ्रू द एटमॉस्फेयर। तो सम हीट क्या हो जाएगी, आपकी एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी, और बाकी कुछ हीट का क्या होगा, मोस्ट ऑफ हीट जो है कैप्चर एंड रिटेन बाय द ग्रीन हाउस गैसेज। जो इतनी भी आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है वो उसको कैप्चर कर लेगी, एंड दिस कॉज द वार्मिंग ऑफ अर्थ, ग्लोबल वार्मिंग, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज है वो आपकी जो हीट को एब्जॉर्ब कर रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है ग्लोबल वार्मिंग के। द ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर वाज अराउंड 1.1 डिग्री अबव इन 2011-20 विद लार्जर इंक्रीज ओवर लैंड 1.59 डिग्री, देन ओवर द ओशन 0.88 डिग्री सेंटीग्रेड कंपेयर टू 1850 और 1900। तो इसका मतलब क्या है कि जो 1850 या 1900 में जितना हमारा टेम्परेचर था उतना 2011 से बीच के बीच में 1.1 डिग्री हायर है, और लैंड सरफेस पे वो क्या है 1.59 डिग्री बढ़ा है, जबकि आपके ओशन पे कितना इंक्रीज हुआ है, 0.88 डिग्री इंक्रीज हुआ है। तो मतलब लैंड पे जो है वो ऑलमोस्ट डबल आपका इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू ओशन। इसके अलावा वन रिपोर्ट सजेस्ट दैट इन 2021 द AGGI एनुअल ग्रीन हाउस गैसेज इंडेक्स हिट 1.49, indicating a 49% increase in the warming influence of greenhouse compared to 1990। तो इसका मतलब है आपका जो ग्रीन हाउस गैसेज का इंडेक्स है वो 1.49 है। मतलब जो आपकी 1990 में जितनी ग्रीन हाउस गैसेज थी और जो उनका इफेक्ट था, जो उनका इन्फ्लुएंस था, वो अभी 2021 में उनका 50% से इंक्रीमेंट हुआ है उनका। ठीक है, इसके अलावा अब जो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन इफेक्ट आता है वो किस पे आता है, आपका आइस मेल्टिंग पे। तो जो आपका नॉर्थन और साउथन जो पोलर रीजन है, हेमिस्फीयर है, उन पे क्या हो रहा है, जैसे इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ का सी लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। और जो 1901 से और 71 के बीच में कितना था, 1.3 mm पर ईयर, और अभी कितना हो गया है, इट इज़ 3.7 mm पर ईयर। कितना, 3 तो ये ऑलमोस्ट ट्रिपल, मतलब आपका जो लेयर है वो ट्रिपल स्पीड से आपका सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। और अगर ये इंक्रीज कंटिन्यूसली ऐसे ही करता रहा तो क्या होगा, आगे आपका सुनामी, फ्लड, ये प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, देन बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग ऑकर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एयर पोल्यूटेंट कलेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर एंड एब्जॉर्ब सनलाइट एंड सोलर रेडिएशन। तो लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, आपका ग्लोबल वार्मिंग का रीजन है। क्यों, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करती है आपकी जो सनलाइट और जो हीट कन्वर्ट होती है उसको कैप्चर करती है, राइट। और क्या करती है कि जनरल केस में तो क्या होता है, ये हीट एस्केप हो जाती है, लेकिन ये ग्रीन हाउस जब इसको कैप्चर कर लेती है तो ये स्पेस में नहीं जा पाती है, इसके कारण आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, राइट। अब बात करें ग्रीन हाउस गैसेज के जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो उसमें डिफरेंट कैरेक्टर क्या है कि गैसेज दैट कैन एब्जॉर्ब एंड इमिट थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन आर सेड टू बी इंफ्रारेड एक्टिव।
कि जो भी गैस है, जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, उनको जो एब्जॉर्ब कर सकती है उनको इंफ्रारेड एक्टिव गैसेस कहते हैं। दीज गैसेस आर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रोएटॉमिक का मतलब क्या है? टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, लाइक दैट। एंड देयर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या होता है, जैसे कार्बन पे पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, तो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक तो अलाउस मॉलिकुलर वाइब्रेशंस, तो उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें वाइब्रेशन होता है, और वो क्या करता है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके साथ इंटरेक्ट करता है और वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वाइल द गैसेज विथ ओनली वन एटम और विथ टू आइडेंटिकल एटम्स, एक एटम कौन सा, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, टू आइडेंटिकल एटम जैसे N2 है, ठीक है, H2 है, तो ये क्या होती है, जनरली ये गैस इंफ्रारेड नहीं होती है। रीजन कि इनमें जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और मोलिकुलर वाइब्रेशन है वो नहीं होता है। दिस इज बिकॉज मोनोएटॉमिक गैस डोंट हैव वाइब्रेशन मोड, उनमें वाइब्रेशन नहीं होगा एक मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल्स के साथ। और अगर सेम ही एटम दोनों हैं तो उनमें क्या है, पोलर फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। Although N2 and O2 are able to absorb and emit very small amount of infrared thermal radiation, जबकि N2 और ऑक्सीजन में क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट का वो भी क्या होते हैं, थर्मल एक्टिव होती है, क्योंकि उनमें एक एक्टिविटी होती है कौन सी, कॉलिजन इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। तो जो उनमें आपस में जब दो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में जो कॉलिजन करते हैं तो उससे एक एब्जॉर्प्शन बैंड बनता है और वहाँ पर वो कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट में आपका इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड क्लाउड इज ए नॉन गैस कॉन्ट्रीब्यूटर टू द GHG इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकता है कि विच इज ए नॉन गैस कॉन्ट्रीब्यूटर टू GHG इफेक्ट। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन की या कॉन्ट्रीब्यूशन की। तो जनरली जो 99% है वो तो हमारा मेन गैस है, जैसे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, उनसे बना हुआ है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका परसेंट कितना है, 0.04, जिसको हम 417 ppm भी बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, ओजोन आर ट्रेसेस गैसेस दैट अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 0.1%। तो इन गैसों का अर्थ में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओनली 0.1, बट उनका ग्रीन हाउस इफेक्ट में एप्रिशिएबल, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। तो अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस की। पहली है वाटर वेपर, इसका फॉर्मूला H2O है। अगर क्लियर स्काई में बात करते हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन कम होता है 36 to 66%, एंड बाद में अगर क्लाउडी सिचुएशन में देखें तो 66 to 85%। और फ्रेंड्स ये आपके इम्पोर्टेंट है, जो कंट्रीब्यूशन है एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होता है उसमें 11% होता है वो फॉरेस्ट्री एंड अदर यूजेस के से डेवलप होती है, प्रोड्यूस होती है, जबकि 65% तक आप फॉसिल फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रियल पर्पज से प्रोडक्शन होता है। मेथेन की हम बात करें तो 16% प्रोडक्शन इसका टोटल ग्रीन हाउस गैसेस में है। नाइट्रस ऑक्साइड का हम 6% कंट्रीब्यूट है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एंड परफ्लोरोकार्बन, CFCs, HFCs एंड PFCs, इनका कंट्रीब्यूशन नियरली 2% होता है, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं करंट ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन की। अगर हम कंपेयर करें 1750 से, जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो तब इनका कंसंट्रेशन कितना था, और रिसेंट जो आपका 2023 है उसमें आपका कितना कंसंट्रेशन है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1750 में 280 ppm था, अभी ये 417.6 ppm हो गया। तो ऑलमोस्ट 49% जो है इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ है एज कम्पेयर टू 750। मेथेन अगर हम इसकी बात करें तो जो 1750 में था वो 700 ppb था, पार्ट्स पर बिलियन, ये है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, ये मिलियन में है, ये बिलियन में है, बिलियन में एक पार्टिकल्स। और इसका कंसंट्रेशन अभी कितना 1896 ppb। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज हुई है गैस, कौन सी गैस हुई है, आपकी मेथेन। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा सकता है। अब N2O की बात करें, अच्छा ये थोड़ा गलत डाटा है, एंड इन 1750 कंसंट्रेशन ऑफ N2O वाज 270 ppb, अभी कितना है 335 ppb, तो नियरली 21% आपका इंक्रीज हुआ है। ओजोन की बात करें 237 से 337 ppb हुआ है, ऑलमोस्ट 42% इंक्रीज हुआ है। अब हम बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जो ये गैसेज है। तो फ्रेंड्स ये आपके 1750 के टाइम पे ये गैसेस प्रेजेंट नहीं थी, जबकि अब ये गैस है ओनली
जो आपका एसी है, कूलिंग एजेंट्स है, फ्रिज है, इनसे प्रोड्यूस हुई है। तो ये 90 सेंचुरी में ये प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। तो इनका कंसनट्रेशन 1750 में 0 था, बट अभी इनका अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा CFC12 है, उसका कितना 527 pp, जबकि CFC11 का 236 ppb, CFC113 का 74 एंड HCFC का 231 ppb। अब हम बात करते हैं लाइफ टाइम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। तो लाइफ टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, कि अगर जैसे कोई भी सोर्स के थ्रू अगर ये गैस इमिट हो जाती है एनवायरनमेंट में, चाहे आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो, जिससे आपका CO2 निकल रहा है, मैथेन निकल रहा है, आपका व्हीकल हो उससे आपका N2O निकल रहा है, या फिर आपका जो AC कूलिंग एजेंट्स हैं इनसे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहे हैं, तो ये एक बार क्या जब इन्वायरमेंट में आ जाते हैं तो ये कितने टाइम तक इसका टोटल डिग्रेडेशन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं लाइफ टाइम। तो सबसे कम जो लाइफ टाइम होता है वो वाटर वेपर का होता है, जो एटमॉस्फेयर में होता है, उसका ओनली 9 डेज होता है, मोस्टली नेचुरली होता है। तो इस प्रोसेस में हमारा एंथ्रोपोजेनिक कंट्रीब्यूशन वेरी वेरी लेस है। मैथेन की बात करते हैं तो 12 ईयर्स, मतलब अगर मैथेन का पार्टिकल किसी भी प्रोसेस से अगर इन्वायरमेंट में रिलीज होता है तो इट स्टे ऑलमोस्ट फॉर 12 ईयर्स। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं 109 ईयर्स, मतलब मोर देन 100 ईयर्स। CFC11 52 ईयर्स, CFC12 100 ईयर्स, HCFC22 12 ईयर्स, HFC32 5 ईयर्स, टेट्राफ्लोरोमेथेन 50,000 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है इनका जो एवरेज लाइफ टाइम है वो बहुत अधिक है। तो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि अगर ये गैस आज रिलीज हो गई है तो हमें एटलीस्ट उसका पूर्ण टोटल डिग्रेडेशन अगर हम आज से भी अगर स्टार्ट करें तो टोटल ख़त्म करने में हमको इस गैस को इतना टाइम लग जाएगा। और CO2 की बात करते हैं तो इसका वेरिएबल है वो 50 to 200 ईयर्स तक इसका लाइफ टाइम होता है। तो इनसे भी जनरली मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CO2 का जनरली एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। अब बात करते हैं द रेडिएटिव एफिशिएंसी ऑफ GHG। तो ये एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल है जो कि एक क्लाइमेट चेंज को आपको शो करता है कि क्लाइमेट चेंज किस स्पीड से आपका बढ़ रहा है। तो रेडिएटिव फोर्सिंग क्वांटिफाइज, इसका यूनिट क्या है, वाट पर स्क्वायर मीटर। द इफेक्ट ऑफ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस अर्थ एनर्जी बैलेंस इंक्लूडिंग चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। अब ये जो रेडिएटिव एफिशिएंसी क्या है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन में जो चेंजेस हो रहा है उससे अर्थ एनर्जी बैलेंस कितना चेंजेस हो रहा है। अगर बात करें, क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो क्या करती है, आपकी एनर्जी जो इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन होती है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब ये कैप्चर कर लेती है। तो ये जनरली क्या होती है, पॉजिटिव रेडिएटिव एफिशिएंसी होती है। पॉजिटिव का मतलब है आप जो है वो क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। जैसे CO2 है उसका क्या है 2.16 की जो CO2 के कारण है वो आपका रेडियोएक्टिव फोर्सिंग है वो पर मीटर स्क्वायर कितना इंक्रीज हुआ है 2.16। मैथेन का 0.54, N2O का 0.21, हेलोजन 0.41, ओजोन 0.47, वाटर वेपर का बहुत नील है। एरोसेल्स का क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब ये एरोसोल्स और इरिगेशन जो हम लैंड यूज में करते हैं ये क्या करते हैं, हीट को मतलब निकालने का काम करते हैं, रिलीज करने का काम करते हैं। तो ये कूलिंग इफेक्ट दिखाते हैं। तो टोटल जो है वो 2.72 है। तो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स, क्योंकि ये अभी रिसेंट में ही इनका इम्पैक्ट ये बढ़ा है, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड टेम्परेचर चेंज पोटेंशियल। सो ग्लोबल ये भी आपके न्यू क्लाइमेटिक चेंज के वेरिएबल्स है। दीज आर टू वेरिएबल्स विच शो द how much is climate change is going on. So global warming potential and global temperature change potential give the relative value of pulse emission, कितनी आपकी रेडिएटिव एफिशिएंसी में चेंज हुआ, दैट इज हाउ मच मोर एनर्जी इज ट्रैप्ड। कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल तो दिखाता है कि कितना वो एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, एंड ग्लोबल टेम्परेचर पोटेंशियल क्या दिखाता है, आपका कितना वो वार्मर कर सकता है। एंड तो ये है। अब बात करें तो हम इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट ईयर्स के लिए बात करते हैं कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में क्या होगा, 100 ईयर्स में क्या होगा, 500 ईयर्स में क्या होगा। ये टेम्परेचर की जब बात करते हैं 50 ईयर्स में और 100 ईयर्स में क्या टेम्परेचर होगा। तो अगर बात करें तो हम यहाँ पर जो CO2 है उसको हम रेफरेंस गैस मान के चलते हैं कि ये, तो इसका जब भी है आपका 20 से कितने भी ईयर्स का है इसको ऑलवेज एक यूज करेंगे। अब मैथेन फोसिल से जो निकल रहा है अब उसकी बात करें
तो जैसे इसका कितना है CO2 के कंपेरिजन में 83 इन द 20 ईयर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो जो वार्मिंग पोटेंशियल है वो आपका 83 टाइम होगा। जितना आपका 83 टन CO2 जितना आपका ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है उतना ये कर सकता है एक टन ऑफ दिस CH4। ठीक है, लाइक दैट। अब ये है कि इसका जो लाइफ टाइम है वो 100 ईयर से कम होता है, तो 100 ईयर्स के बाद अगर देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट है वो ओनली 30 रह जाएगा। सेम केस इन नॉन फॉसिल 18 to 27। N2O का 100 ईयर से ऊपर है तो इसका क्या होगा, आपका 20 ईयर में 270 रहेगा, जो इम्पैक्ट है 100 ईयर में 273 रहेगा, जबकि 500 ईयर में इसका रिड्यूस हो जाएगा, मतलब इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब CFC11 की बात करते हैं हम, तो जनरली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि इनकी एवरेज लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो जो फ्रेंड्स इनका इम्पैक्ट है वो भी ज़्यादा होगा और लॉन्गर टाइम के लिए रहेगा। जैसे CFC11 का 8321, 6226, 2093, मतलब 500 ईयर्स के बाद इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत रिड्यूस होना है, मतलब स्टार्ट हुआ है, इतना रिड्यूस नहीं होता जैसे इनका बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। सेम इसका है। अब बात करते हैं हम ग्लोबल टेम्परेचर पोटेंशियल। अब ग्लोबल टेम्परेचर पोटेंशियल क्या होता है, माना कि 1 टन CO2 है और इसका ग्लोबल टेम्परेचर पोटेंशियल अगर 1 है, तो अगर हम मेथेन का भी 1 टन लेंगे तो इसका जो ग्लोबल टेम्परेचर पोटेंशियल है वो 13.2 होगा। मतलब सेम क्वांटिटी अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस की मेथेन की लेंगे तो वो 13.2 टाइम्स इससे CO2 से ज़्यादा वार्मर है। अब इसका 100 ईयर के लिए रिड्यूस हो जाएगा। सेम जो नॉन फॉसिल गैस के लिए भी रिड्यूस हो जाएगा। N2O का 290 से ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, जबकि CFC11 का रिड्यूस हो जाएगा, HFC का रिड्यूस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका ग्लोबल टेम्परेचर पोटेंशियल है। तो इन सब स्लाइड से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज आर वेरी पोटेंशियल गैसेज टू इंक्रीज द टेम्परेचर and their concentration are continuously increasing. So friends, thank you very much